हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कहानी शुरू करते हैं। भाई साहब, आकर ले जाइए अपनी बेटी को। हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू। अगर ढंग के संस्कार सीख कर भेजेंगे तो रख लूंगी, नहीं तो ले जाइए। पूरी जिंदगी अपने पास बैठाकर खिलाइए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। एक से एक लड़कियां लाइन में लगी हैं, जाने कहाँ से लाकर पटक दिया। नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं, मत करिए। मैं अभी आता हूँ, मैं समझा दूंगा सुनैना को। अब उससे कोई गलती नहीं होगी, एक मौका दे दीजिए उसे। मैं अभी आता हूँ, कहते हुए फोन रख कर तुरंत ही रघुवर जी अपनी बेटी सुनैना के ससुराल निकल जाते हैं। रघुवीर जी को ऐसे घबराए हुए भागता देख उनकी पत्नी वंदना और बहू अंजलि दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वंदना जी पीछे से रघुवीर जी को टोकते हुए बोलती हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया है, कुछ मुझे भी तो बताइए। मेरी बेटी कैसी है, सुनैना कैसी है। लेकिन रघुवीर जी ने वंदना जी की एक भी बात नहीं सुनी। अंजलि सास को संभालने लगी। घबराहट तो उसे भी हो रही थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया है जो पापा जी भागते हुए जा रहे हैं। किसी अनहोनी की आशंका से घबराते हुए अंजलि टपक फटकते हुए अपने पति आरव को फोन लगाती है और सारी बात बताकर उसे भी सुनैना के ससुराल जाने के लिए बोलती है। जैसे ही सुनैना के घर रघुवीर जी पहुंचते हैं, पीछे से आरव भी पहुंच जाता है। रघुवीर जी और आरव को देखते ही सुनैना की सास इंदू जी दोनों ही बाप बेटे को भड़क जाती हैं। आ गए आप लोग। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा मुंह लेकर आते हो बार बार। आप लोग क्या सिखाया है अपनी बेटी को? न बोलने की तमीज़, न संस्कार है, न रहन सहन का ढंग है। जाने महिलाओं की तरह बच्चे पैदा करके बड़ा करके शादी कर दिया, थोप दिया दूसरे के सर पर जिंदगी भर के लिए झेलने के लिए। इंदू जी की बात सुन शर्मा से पानी पानी हो गए। रघुवीर जी सर झुकाए चुपचाप इंदू जी की बातें सुनते रहे। आरव को इंदू जी के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पहली बार वह अपने पापा को इतना बेइज्जत होते हुए देखा था। बेटी की बात थी, मजबूरी था, कुछ कह नहीं सकता। कोई और होता तो पापा की इतनी बेइज्जती कर पर अब का उसका मुंह तोड़ चुका था होता। लेकिन वही बात, लड़की वाले थे, झुकना ही था, चाहे उसके लिए पापा की बेइज्जती हो ही क्यों ना हो, सब कुछ सहना तो था। इंदू जी के ने एक बार भी रघुवीर जी और आरव को बैठने के लिए भी नहीं बोला। उनको देखते ही बस अपने मन की भड़ास निकालना शुरू कर देती है। रघुवीर जी बेचारे बने चुपचाप खड़े, सारी बातें सुनते रहते हैं। अंत में जब रघुवीर जी कुछ भी ना बोले तो चिढ़ते हुए इंदू जी बोली, अब जाइए, जाकर कमरे में मिल लीजिए, अपनी बेटी से समझा दीजिए। मैं तो कहती हूँ समझाने की जरूरत भी क्या है, लेकर जाइए। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल अपने पास ही रखिए। अच्छे संस्कार सिखाना, बोलने की तमीज सिखाना, रहन सहन सिखाना, उठने बैठने का ढंग सिखाना, समाज में बोल चाल रहने का तरीका सिखाना। इसके बाद लेकर आइएगा हमारे पास। हम दे देते हैं 1 साल का टाइम। अगर आपकी बेटी सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगेंगे इसे घर से बाहर निकाल कर अपने बेटे की शादी करने में। इतना सुनते ही आरव गुस्से से कुछ बोलने गया कि तभी रघुवीर जी ने उसका हाथ पकड़ इशारे से मना कर दिया। इंदू जी गुस्से से बड़बड़ाते हुए जी अपने कमरे में चली गई। आरव रघुवीर जी को लेकर सुनैना के कमरे में जाता है। सुनैना बेचारी बेड पर लेटी पड़ी थी। पापा भाई को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गया, रोने लगी। उठकर बैठने की कोशिश की लेकिन बैठ नहीं पाई। ध्यान से देखने पर ऐसा लगा जैसे सुनैना काफ़ी बीमार थी, बहुत कमज़ोर भी लग रही थी। मुंह से आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी, रोने तक की ताकत नहीं थी।
उसके अंदर बेटी की ऐसी हालत देख रघुवीर जी टूट गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लाख कोशिश किया उन्होंने कि बेटी के सामने अपने आप को मजबूती से खड़ा कर ले, लेकिन बाप का दिल था हार गया। आरव ने सुनैना को सहारा देकर बैठाया। सुनैना लगातार रोए जा रही थी। पापा, मेरी कोई गलती नहीं है, यह लोग इंसान ही नहीं है, राक्षस है। मेरी हालत देख लो, मुझे बैठने तक की ताकत नहीं रह गई। 15 दिन से बुखार आ रहा है, लेकिन घर में किसी को फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। और रोहन तो बिल्कुल ही माँ के बस में रहता है, उसे तो और भी फर्क नहीं पड़ता कि पत्नी जिए या मरे, बस सबको मुझसे काम से मतलब है। मैं दिन भर काम करती हूँ रहूं तो सबके लिए ठीक हो, लेकिन आज 10 दिन से मैं बिल्कुल उठ नहीं पाई हूँ, इसलिए घर का कोई भी काम नहीं कर पाई, जिसके चलते मैं सबकी नज़रों में बुरी बन गई हूँ। सबको यह लग रहा है कि मैं नाटक कर के बैठी हूँ। पापा, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। पापा, मैं मर जाऊंगी यहाँ पर, मुझे ले चलो। पापा, मुझे ले चलो। हाँ बेटी, हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूँगा। लेकिन एक बात बताओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर भी कितने दिन रखूँगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? आखिर में आकर तुम्हें तो यहीं रहना है ना। तो इससे अच्छा है कि बात को संभालते हुए, अपने आप को संभालते हुए यहाँ पर एडजस्ट करो खुद को। अगर मैं अभी लेकर चला भी गया तो बात और बिगड़ जाएगी। वैसे भी तुम्हारी सास बार बार दूसरी शादी की धमकी दे रही है, अगर लेकर चला गया तो क्या पता वह लोग गुस्से में आकर तलाक के कागज़ ही भेज दे। बहुत बुरा हो जाएगा बेटा, बहुत बेइज्जती होगी हमारी, तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। पापा, इससे नरक ज़िंदगी क्या होगी, अभी भी आपको दिखाई नहीं देता? पापा की बात सुन गुस्से में बोल पड़ा आरव। आरव, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, गर्म खून है, उबाल मारेगा ही, लेकिन इस समय जोश में नहीं, होश में काम लेने की ज़रूरत है। सुनैना बेटा, अभी तुम बीमार हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम यह भी समझो कि अगर हम तुम्हें अभी लेकर गए तो ये सही नहीं है, उचित नहीं है। माहौल माहौल अगर मैं उसमें तुमको लेकर चला भी गया तो आने वाला कल सुबह बुरा होगा। बेटा, जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से शायद तुम नहीं समझ पा रही हो। मैं एक कदम करता हूँ, मैं यहीं पर हूँ, तुम जाओ आरव के साथ डॉक्टर के पास और अच्छे से दिखाकर दवाई लेकर आओ। जब तुम ठीक हो जाओगी तो सब कुछ वैसे ही सही हो जाएगा। नहीं पापा, आप नहीं समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ इसलिए ऐसा माहौल है, ऐसा नहीं है पापा। मैं बीमार नहीं हूँ, पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ तो भी मेरे साथ ऐसी ही होती है। 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं है मेरी इस घर में, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन फिर यह बताओ कितने दिन मायके में रहोगी? लौट के तो यहीं आना है ना बेटा। हम उस समाज से हैं जहाँ मायके से बेटी की डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। हम अगर समाज से अलग चलने लगेंगे तो लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। मुश्किल कर देंगे, मेरी परवरिश, मेरे संस्कारों पर उंगलियां उठने लगेंगी। सुनैना लाख पापा से कहना चाही, लेकिन रघुवीर जी उसे जमाने की दुहाई देकर डॉक्टर को दिखाकर चले आते हैं। जैसे ही रघुवीर जी घर आते हैं, वंदना जी घबराते हुए उनसे पूछती है, क्या हुआ जी, कैसी है मेरी बेटी? आप लोग ऐसे क्यों भागे थे और कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? क्या फ़ोन उठाऊं वंदना, बेटी का बाप हूँ, मजबूर हूँ, बेटी की तकलीफ पर भी ये उसके साथ खड़ा नहीं रह सकता। कहते हुए रघुवीर जी ने वंदना जी को सारी बात बता दी। ई पास में खड़ी अंजलि भी सारी बातें सुनती रही। सुनैना की तकलीफ सुनकर उसे रघुवीर जी पर गुस्सा तो आया ही, ऐसी हालत में भी पापा सुनैना वहीं छोड़कर चले आए। जमाने के चक्कर में ससुर के सामने तो वह कुछ नहीं कह पाई, लेकिन आरव के पास जाकर गुस्से में आरव से कहती है, आरव, पापा को तो समझ में आता है क्योंकि समाज की रीति रिवाज उनके दिलों में बसी है, पर आपको तो ध्यान देना चाहिए, आपको तो सुनैना को घर लेकर आ जाना चाहिए दिमाग पर। लेकिन तुम अपनी बहन को ऐसे हालत में छोड़कर कैसे चले आए?
तुम्हें लेकर आना चाहिए था ना सुनैना को अपने साथ। अंजलि तुम्हें क्या लगता है मैं सुनैना को लेकर नहीं आ रहा था? अरे मेरा बस चलता मैं उसको लेकर ही आता, लेकिन मैं पापा की वजह से मजबूर हूँ। वहाँ भी मैंने उनको कितनी बार कहा, पर पूरे रास्ते भी कहा, लेकिन ये सुनने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। जब भी मैं कुछ कहता तो यह मुझे बीच में ही रोक देते। आरवी बात सुन कुछ सोचते हुए अंजलि ने सुनैना को फ़ोन लगाया। अंजलि की आवाज़ सुनकर सुनैना रोने लगी और रोते हुए बोली, भाभी मुझसे बोलने की भी क्षमता नहीं रह गई है, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए सुनैना ने फ़ोन काट दिया। सुनैना की आवाज़ सुन अंजलि की आंखों में आंसू आ गया। कितनी मरियल सी आवाज़ थी सुनैना की। सुनैना का व्यवहार अंजलि के प्रति बहुत ही अच्छा था। अंजलि को भी कभी भी अपने ससुराल में किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो बहुत कुशल मंगल रहती थी, कोई भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वंदना जी और रघुवीर जी बहुत ही सीधे थे। उन्होंने कभी भी अंजलि को बहू माना ही नहीं, हमेशा बेटी की तरह ही प्यार करते रहे। सुनैना भी अंजलि को भाभी कम दोस्तों वाला रिश्ता ज़्यादा रखती थी। छोटा परिवार था, सुखी था। गड़बड़ बस सुनैना की शादी से ही हो गया। उसका ससुराल अच्छा नहीं मिल पाया। सबका नसीब अंजलि के जैसा तो होता नहीं है। और वैसे भी इंदु जी की बातें सुनते ही रघुवीर जी डर जाते हैं। इंदु जी के मुंह से बार बार दूसरी शादी की बात सुन रघुवीर जी की हालत खराब हो जाती है। रघुवीर जी वाकई में बहुत ही सीधे इंसान थे, और वैसे भी इंदु जी की बातें सुनते ही रघुवीर जी डर जाते हैं। इंदु जी के मुंह से बार बार दूसरी शादी की बात सुनकर रघुवीर जी की हालत खराब हो जाती है। रघुवीर जी वाकई में बहुत ही सीधे इंसान थे। पुलिस कोर्ट कचहरी व सपने में भी जाना नहीं चाहते थे, जिसके चलते वह इंदु जी की हर बात मानने को तैयार हो जाते थे, ताकि उनकी बेटी को तकलीफ ना हो। रघुवीर जी जितना झुकते गए, इंदु जी उन्हें उतना झुकाती गई। लेकिन आज अंजलि को अपने ससुर के ऊपर बहुत गुस्सा आया। रघुवीर जी को बिना कुछ बताए अंजलि खुद आरव के साथ जबरदस्ती सुनैना के घर गई और सुनैना को लेकर सीधे अस्पताल गई, जहां डॉक्टर ने सुनैना को एडमिट कर लिया। बहुत ही कमज़ोर हो गई थी सुनैना। जांच करने पर उसे टाइफाइड और मलेरिया एक साथ निकला। पिछले कुछ दिनों से ढंग से न खाने पीने की वजह से सुनैना बिल्कुल ही सूख गई थी। बीमारी से लड़ने की उसकी अंदर बिल्कुल ही ताकत ही नहीं थी, जिसके चलते उसे एडमिट होना ही पड़ा। सुनैना को एडमिट करने के बाद अंजलि ने घर पर फ़ोन करके वंदना जी को सारी बातें बता दी। बेटी की हालत सुन वंदना जी रघुवीर जी के साथ भागते हुए अस्पताल गई। सुनैना को इतनी बुरी हालत में देखकर वंदना जी वहीं रो पड़ी। अंजलि सास को संभालते हुए सारी बातें दोनों को बता दी कि कैसे उसने सुनैना को उसके ससुराल से लेकर आई है, और उस समय उसके घर पर कोई भी नहीं था। बहू या क्या किया तुमने? तुमने तो बात को ही बढ़ा दिया। अब बताओ, इंदु जी को पता चलेगा तो कितना भड़केंगी। वह तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं पापा जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने जो किया है सही किया है। बहू तुम कब से ऐसी हो गई हो? तुम लोगों की बात को मुझे ही संभालने पड़ेंगी। कहते हुए तुरंत ही रघुवीर जी इंदु जी और रोहन को फ़ोन करने लगते हैं। इंदु जी ने फ़ोन उठाया और जैसे ही सुना कि सुनैना अस्पताल में भर्ती है, छुटते ही उन्होंने बोला, हाँ हाँ तो ठीक है भाई साहब, कर लो आप अपने मन की तसल्ली। आप लोग को वहाँ पर है ही, हमारी क्या ज़रूरत है? माँ बाप से अच्छी देखभाल हम थोड़ी कर पाएंगे। आप अब अगर ले लीजिए गए हो तो जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो लाकर पहुंचा जाना। कहते हुए इंदु जी ने फ़ोन काट दिया। सुनैना 4 दिन एडमिट रही। 4 दिनों में एक बार भी इंदु जी उसे देखने नहीं आई। रोहन आया भी, लेकिन वह भी आते ही सुनैना को सुनाकर चला गया। सुनैना, माना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर रहे थे। लो भाई, बाप को बुलवा कर चली गई। हमारी समाज में तुमने नाक कटवा दी। क्या सोचेंगे सब लोग कि हम तुम्हारा
ध्यान नहीं रख पाए। एक तो बेचारी सुनैना बीमार थी, ऊपर से पति के ताने की सफाई देने की उसमें हिम्मत नहीं थी। बस आंखों में आंसू लिए रोहन को देखती रह गई। तभी पीछे से अंजलि बोल पड़ी, रोहन जी की कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनैना का आपकी पत्नी है, कम से कम आप तो समझा करिए। आज 15 दिन से वह बीमार है, आपको उसकी हालत दिखाई नहीं दी? जब हम आज उसे लाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए हैं तो आप उसे ताने दे रहे हैं कि बाप भाई को बुलाकर चली आई। अगर आप पहले ही उसका इलाज करा दिए होते तो हमें ज़रूरत क्या पड़ती? अंजलि के मुंह से इतना सुनते ही रोहन गुस्से में सुनैना को घूरने लगा। उसे अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। आखिर वह घर का दामाद था, दामाद के आगे कोई अपनी जुबान कैसे खोल दे सकता है? दामाद तो भगवान होते हैं, न दामाद का नाम ही काफ़ी है, ऐसा माना जाता है। घमंड रोहन के अंदर बहुत था। उसे यह लगा था कि ससुराल में उसकी पूजा हो, सब लोग उसके पाँव पूजे, उसके सामने बोलने की हिम्मत या कमियां निकालने की हिम्मत तो किसी में भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंजलि ने तो बोल दिया, जो रोहन के लिए बहुत ही अपमान वाली बात थी। और इसी अपमान के गुस्से में वह तुरंत ही सुनैना को घूरते हुए चला गया। रोहन के जाने के बाद रघुवीर जी ने अंजलि से कहा, बहू थोड़ा कम बोला करो, आजकल तुम बहुत बोलने लगी हो। दामाद है वह इस घर का, पता है ना तुम्हें? हाँ पापा जी पता है, दामाद है, भगवान नहीं, वह भी इंसान है। और अगर उन्हें इतनी अपनी इज्जत की चिंता होती तो ना तो वो बात यहाँ तक आती ही नहीं। फिलहाल 4-5 दिन अस्पताल में रहने के बाद सुनैना को लेकर अंजलि रघुवीर जी घर आ जाते हैं। अंजलि सुनैना की खूब देखभाल करती है। वंदना जी को कभी भी सुनैना के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा खान पान और देखभाल और अच्छे माहौल की वजह से सुनैना भी जल्दी ठीक हो गई। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। 1 महीने में किसी ने भी एक बार फ़ोन करके सुनैना का हाल चाल नहीं पूछा। यहाँ तक कि रोहन भी रघुवीर जी की ही घर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करके सुनैना के ससुराल वालों से हाल चाल पूछ लेते थे। धीरे धीरे 2 महीने निकल गए। एक दिन इंदू जी का फ़ोन आया। वह रघुवीर जी से कहती हैं, भाई साहब अब क्या पूरी ज़िंदगी अपने घर पर ही रखना है या कुछ जिम्मेदारियां भी दोगे अपनी बेटी को, या अभी तक बीमार ख़त्म नहीं हुई है उसकी? नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, सुनैना बिल्कुल ठीक है, आप जब चाहें उसे ले जा सकती हैं। ले जा क्या सकते हैं भाई साहब, जैसे लेकर गए थे वैसे ही लाकर पहुंचाइए। दो हमारे यहाँ कोई खाली नहीं है। फ़ोन स्पीकर पर था। इतना सुनते ही अंजलि ने तुरंत ही फ़ोन लेते हुए कहा, आंटी जी फ़िलहाल तो सुनैना दीदी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। और दूसरी बात, भाई आपके घर की बहू है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप आइए। आप ले जाना चाहती हैं तो आप ले जा सकती हैं। सुनैना हमारी बेटी है, इसलिए उसे हम लेकर आए। आप लेकिन आप अपनी बहू को अगर ले जाना चाहती हैं ले जा सकती हैं। हमारे यहाँ बेटियों को ससुराल में छोड़ने का रिवाज नहीं है। देखो अंजलि, मुझे पता है तुम बहुत तेज हो, लेकिन मुझसे जुबान मत लड़ाना। अगर ला कर छोड़ दोगे तो ठीक है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी अपने पास ही रखना। हमें ज़रूरत नहीं है तो ठीक है आंटी जी, कोई बात नहीं। आपको ज़रूरत नहीं है ना, तो हमें तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहुंचाने से रहें। और दूसरी बात, यह बार बार धमकी देना तो आप बंद ही कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि आपकी धमकियों से हम डर जाएंगे? पापा जी सीधे साधे हैं, आप उन्हें डरा सकती हैं, हमें नहीं। पापा जी पुलिस कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भी पापा पुलिस में ही हैं, आपको पता ही होगा। एक बार बस करने की देरी है, उसके बाद तो मैं खुद का देख लूँगी। उनसे बात करने की ज़रूरत है। मुझे तो कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। और रही बात दूसरे शादी की, तो कर लीजिए आप दूसरी शादी, मैं भी देखती हूँ कैसे कर लेंगी आप। इतना आसान होता तो दूसरी शादी कर लेना। पहली बार अंजलि ने इंदू जी से बातें की थी। रघुवीर जी लगातार अंजलि को डांटे जा रहे थे। अंजलि फ़ोन लेकर अपने कमरे में भाग जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर खूब इंदू जी को सुनाती है। पुलिस कोर्ट कचहरी सबकी धमकियाँ देती है और साफ साफ कहती
व्यक्ति है। आंटी जी, अगर आइंदा से सुनैना दीदी की हालत ऐसी हुई या उन्हें कोई भी दुख तकलीफ हुआ तो 2 मिनट ना लगेंगे मुझे अपने पापा को सारी बात बताते हुए। और फिर इसके बाद आपकी क्या हालत होगी, आपके बेटे की क्या हालत होगी, आप यह भी समझ लेना। मेरे सास ससुर शरीफ थे, सीधे साधे हैं, मैं नहीं। मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ, सारे नियम कानून मुझे भी पता है। एक फ़ोन घुमाने की ज़रूरत है। अब आप डिसाइड कर लो कि आप क्या चाहती हो। अगर आपको जाना है जेल तो आप बताइए मुझे। आपको अपनी बहू को घर ले जाना है या आप लोगों को जेल जाना है? अंजलि ने फ़ोन काट दिया। पहली बार इंदु जी का मुंह देखते हुए बना। पहली बार उनके चेहरे पर डर आया। जब यह बोलने में ही इतनी तेज है तो यह नॉर्मल समझाने में ऐसी बातें बोल रही है तो जाने गुस्से में क्या कर बैठेगी। वैसे भी इसका बाप पुलिस में है, या लोग तो कुछ भी करवा सकते हैं। सच में मुझे जेल भेज दिया तो मेरे बेटे को भेज दिया तो मुझे तो लगता है कि रघुवीर जी और वंदना की तरह यह भी सीधी सादी निकलेगी, लेकिन यह तो बड़ी तेज निकली है। बात बात पर पुलिस की धमकी दे रही है। पुलिस वाली की बेटी है, इसे तो सच में सारे कानून पता होंगे। इस उसके बहकावे में आकर अगर सच में इसका बाप मेरे घर आ गया तो आगे का सोच डर गई इंदु जी और तुरंत ही फोन करके रघुवीर जी को बड़े नॉर्मल भाषा में कहती हैं, भाई साहब 2 दिन बाद मैं किसी को भेजती हूँ सुनैना को लेने के लिए। आप उसके आने की तैयारी कर दीजिए और आप लोग चिंता मत करिए। यहाँ पर उसे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी, दुख नहीं होगा। यहाँ पर हम सब उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। पहली बार सुनैना जी के मुँह से इतनी प्यारी भरी बातें सुन रघुवीर जी की आंखों में आंसू आ गए। खुशी से उन्होंने वंदना जी की ओर देखा। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अंजलि की मुस्कुराहट कुछ अलग ही थी, क्योंकि पता तो उसे ही था कि अचानक से कुत्ते की दुम सीधी कैसे हुई है। वह इंदु जी की हालत सोचकर ही मुस्कुरा रही थी। अब उसे पूरा यकीन था कि इंदु जी कभी भी उससे अब सुनैना के साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगी। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।